Assalamu alaikum viewers, welcome to my chemistry online lectures. Today we will discuss the branches of chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली है क्या चीज़? फिज़िकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किसका रिलेशनशिप? कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की जो कंपोजिशन है और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आपस में रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। मैटर में की अगर बात की जाए तो कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्ट की बात करूँगी। कॉमन सॉल्ट है NaCl। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? ये किन दो चीज़ों से मिलके बना है? सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन। तो सॉल्ट की कंपोजिशन क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन। कंपोजिशन मीन्स कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है सॉल्ट की वो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी डेंसिटी आएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, टेस्ट आएगा, कलर आएगा और स्टेट आएगी। तो ये हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि किस पे डिपेंड करती हैं? इसकी कंपोजिशन पे। अब इनके आपस में रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं और बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड को स्टडी किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की अगर बात की जाए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो ये हैं शेल्स जिनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स नेम से भी जाहिर है कि ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो था एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करती हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, H2। H2 मीन्स टू हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन करने से एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। वो कंबाइन क्यों करते हैं एटम्स? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं। इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड मीन्स के इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, ये वो मूव कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स, जैसे ये एक सॉलिड चीज़ है तो इसके पार्टिकल्स एक जगह पे स्टक हुए हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं और उनमें स्पेसिस भी पाई जाती हैं। ये तो थी फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आ जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखती हूँ मीथेन, CH4। CH4 क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आ जाएं। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे कि नेम है इसका हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद H2O,
वाटर, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आए उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अगर अलग अलग दोनों आए तो उनको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहा जाता। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है। तो डेरिवेटिव्स क्या हैं? डेरिवेटिव्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स मीन जिनको डिराइव किया जाता है। जैसे मीथेन है हमारे पास, तो मीथेन का स्ट्रक्चर यूं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया ग्रुप लगा दूँ NH3, तो ये क्या बन जाएगा? एक डेरिवेटिव बन जाएगा हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनको हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स वो हैं जिनको हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। इसका स्कोप क्या है? पेट्रोकेमिकल्स में है, पेट्रोलियम में है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स, तमाम केमिकल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बोरोन है, इसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो सब एलिमेंट्स की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। इसके बाद मेटलर्जी। मेटलर्जी किसको कहा जाता है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स को। मेटल्स हमें मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में से, और जब मेटल्स को अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, वो ओर्स फॉर्म में होती हैं। मींस के मेटल्स आपस में कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती हैं। तो उनको जब प्योर किया जाता है, मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो लिविंग थिंग्स में मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शंस हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नेम से भी शो हो रहा है, बायो मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। जो हम फूड इनटेक करते हैं तो उनसे हमें बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इनकी सिंथेसिस, इनका स्ट्रक्चर और इनकी कंपोजिशन की स्टडी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज C6H12O6, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा सब्सटेंस के जिसमें 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इनकी मेटाबॉलिज्म, इनकी सिंथेसिस और इनकी जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है, वो सब किस में स्टडी किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री में। मेटाबॉलिज्म्स के मीन्स के ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, इनसे नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें मिलती है ATP की फॉर्म में। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले तमाम मालिक्यूल्स, तमाम एटम्स, तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उन मालिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स आएंगे, प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स आते हैं और लिपिड्स के मालिक्यूल्स आते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, डिजीज़ के डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे जब केमिकल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की जाती है तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कमर्शियल स्केल क्या है? कमर्शियल स्केल मींस कि बहुत बड़े पैमाने पे जब केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, केमिकल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की जाती है तो उसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि कमर्शियल स्केल पे हम ऑक्सीजन को तैयार करते हैं, अमोनिया तैयार करते हैं, डिटर्जेंट्स तैयार करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स तैयार करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, क्लोरीन तैयार करते हैं। अच्छा, इन सब्सटेंसेस को कमर्शियल स्केल पे क्यों तैयार किया जाता है? ताकि इनको दूसरे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सके। जैसे कि क्लोरीन है तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होती है, वो जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती है, वो क्लीनिंग प्रोसेस में, सैनिटेशन में यूज़ होती है। एसिड्स हैं तो एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो वैसे भी केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। या फिर ऑटोमोबाइल कार्स हैं तो उनकी बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिटर्जेंट्स हैं तो डिटर्जेंट्स एज अ वॉशिंग सोडा, सोप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है कमर्शियल स्केल पे। वो क्यों होती है? किसी भी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए इन केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इन सब की स्टडी किस ब्रांच में आती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर प्रोसेस मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो उनकी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जब चेंज हो जाता है तो एटम का स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से बदल जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कैसे होता है? मीन्स के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में, कुछ ऐसे डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से कंटिन्यूसली रेज जो है एमिट हो रही हैं, वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो उनमें से कंटिन्यूसली रेज एमिट होती रहती हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक एलिमेंट, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में एक एटम कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करता रहता है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम की मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसमें से कंटिन्यूसली रेज निकलती हैं। रेज कौन सी? अल्फ़ा बीटा गैमा रेज निकलती हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल क्यों नहीं है। वो स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते, इसलिए वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो स्टेबल होने के लिए वो कंटिन्यूसली रेज एमिट करता रहता है। तो ये सब किस में आता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि इन रेस का, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस का लिविंग थिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको हम ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडियोथेरापी है। रेडियोथेरापी कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की रेस को ट्यूमर जो कैंसर जो है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, वो बेसिकली होता क्या है कि उसमें एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। तो उन एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए रेस जो हैं वो एमिट करवाई जाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियोथेरापी।
इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या है? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसके बाद प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एयर है, वाटर है, प्लास्टिक मटेरियल है, आयरन है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इन सब कंपोनेंट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ह्यूमंस का इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं कि ह्यूमंस का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमंस का नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमंस का लिविंग थिंग्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जंगलात का कटाव। जंगलात के ख़त्म होने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगलात के ख़त्म होने की वजह से, ट्रीज़ के ज़्यादा काटने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट में। एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जंगलात के कटाव की वजह से बारिश नहीं होती, जिसके बाद जब जंगलात को काट दिया जाता है तो जंगलात की जितनी भी हैबिटेट है, जितने भी रहने वाले वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाती है, उनके रहने की जगह ही नहीं बचती। इसलिए डिफॉरेस्टेशन किसी भी नेशन के, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद पोल्यूशन है। ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है पोल्यूशन पे। ह्यूमंस की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि ह्यूमंस इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर जिसको कहा जाता है, जो कि फिर स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है, जो आबी हशरात हैं, उनके मरने का बायस बनता है। एयर की अगर बात की जाए तो एयर में भी पोल्यूशन है। एयर में धुआं है फैक्ट्रीज़ का, इसके अलावा जहरीली गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कि ओजोन के ख़त्म होने का बायस बनती हैं। ओजोन क्या है? ओजोन अर्थ के अराउंड ग्लाफ की शक्ल में एक गैस है जिसको O3 कहते हैं। तो उसके ख़त्म होने का बायस बनता है ओजोन में, उसके ख़त्म होने का बायस बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन में होल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। स्किन की बीमारियां फैल रही हैं और आंखों की बीमारियां भी उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से ही फैल रही हैं। तो इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? ह्यूमंस। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं अर्थ पे टेम्परेचर के ज़्यादा होने को। अर्थ पे टेम्परेचर दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी है। तो इसलिए इन सब की स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही वो ब्रांच है जिसमें इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। हमारी जो लास्ट ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सेपरेशन की स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सेपरेशन और एनालिसिस किसका किया जाता है? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का। ये क्यों किया जाता है? टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। किसी भी एटम, किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी मेटल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी सेपरेशन और उसकी एनालिसिस की जाती है। तो इन सब प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे कि हम कोई मेटल ओर ले लेते हैं, तो मेटल ओर को, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको सेपरेट करेंगे, उनको प्योर करेंगे और फिर उन मेटल्स को हम एनालाइज करेंगे कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सेपरेशन मीन्स कि हम उनको प्योरीफाई करेंगे, उनकी प्योरीफिकेशन करेंगे। तो प्योरीफिकेशन के बाद जो स्टेप है वो है एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि मैटर की क्वालिटी क्या है। मीन्स के जैसे हमारे पास एक मेटल है, वाइट कलर में मेटल है, तो वाइट कलर में जो मेटल है उसको हम कहते हैं कि ये वाइट कलर की है, तो ये इसकी क्वालिटी है। मीन्स के उसकी क्वालिटी बताना, तो वो क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या चीज़ बताते हैं? हम अमाउंट बताते हैं
कि वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स कि हमने किसी भी मेटल के अमाउंट बतानी है तो वो उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम किसी भी सैंपल, किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मीन्स कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है। तो इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।